क्या आपने कभी रात के आकाश की ओर देखा है और सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड, यह तारों और ग्रहों का अनंत समुद्र किस रहस्यमयी नियम से बंधा हुआ है? क्या आपने कभी उस शक्ति के बारे में विचार किया है जो इस सृष्टि को एक साथ रखती है, जो तारों को नाचने और गैलेक्सियों को घूमने का कारण बनती है? यह शक्ति है गुरुत्वाकर्षण, वह अदृश्य धागा जो ब्रह्मांड के हर कण को आपस में जोड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम इतना सामान्य समझते हैं, एक ऐसी गुत्थी है जो विज्ञान की नींव को हिला देती है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक सवाल है जो भौतिकी के सबसे गहरे सिद्धांतों को चुनौती देता है? क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तव में प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है? यह सवाल इतना सरल नहीं है जितना सुनने में लगता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो समय, अंतरिक्ष और वास्तविकता की प्रकृति को उलझा देता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के आरंभ तक ले जाती है, जहां नियम टूटते हैं और रहस्य जन्म लेते हैं। आइए इस सवाल के पीछे की कहानी को शुरू से समझें। एक ऐसी कहानी जो न केवल विज्ञान की है बल्कि हमारी अपनी खोज की भी है, यह जानने की कि हम इस अनंत सृष्टि में कहां खड़े हैं। जब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक सेब का पेड़ से गिरना या चांद का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना आता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण इतना ही नहीं है। यह वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कोने को प्रभावित करती है, वह नियम जो अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को आकार देता है। इसे समझने के लिए हमें उस व्यक्ति की कहानी से शुरू करना होगा जिसने इसे पहली बार एक गणितीय भाषा में व्यक्त किया। सर आइजैक न्यूटन। 17वीं शताब्दी में न्यूटन ने अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी शक्ति है जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और यह तुरंत कार्य करती है। तुरंत, यह शब्द ही वह पहेली है जो आज हमें यहां लाया है। न्यूटन के अनुसार अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी तुरंत अपनी कक्षा से भटक जाएगी। लेकिन क्या यह संभव है? क्या कोई शक्ति, कोई संदेश, कोई प्रभाव प्रकाश की गति से तेज यात्रा कर सकता है? क्योंकि प्रकाश, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड की गति सीमा है। यह वह दीवार है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। तो फिर गुरुत्वाकर्षण इस नियम को कैसे तोड़ सकता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें समय में और आगे बढ़ना होगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब एक युवा क्लर्क अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टीन ने अपने विशेष सापेक्षता सिद्धांत में कहा कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ब्रह्मांड की अंतिम सीमा है। कुछ भी, ना कोई कण, ना कोई संदेश, ना कोई प्रभाव इससे तेज नहीं जा सकता। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि इसने समय और अंतरिक्ष की हमारी समझ को उलट-पुलट कर दिया। लेकिन आइंस्टीन यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को एक नया रूप दिया। उनके लिए गुरुत्वाकर्षण कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में एक वक्रता थी। कल्पना करें कि अंतरिक्ष एक विशाल चादर है और सूर्य उस चादर पर एक भारी गेंद है जो उसे दबाकर एक गड्ढा बनाता है। में चक्कर लगाते हैं जैसे गेंदें एक घुमावदार रास्ते पर लुढ़कती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण है, नहीं कोई तुरंत कार्य करने वाली शक्ति, बल्कि अंतरिक्ष समय की ज्यामिति। लेकिन यहां एक और पहेली उभरती है। अगर गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय की वक्रता है तो यह वक्रता कैसे बदलती है? अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो अंतरिक्ष समय का वह गड्ढा कैसे गायब होगा? क्या यह तुरंत होगा जैसा न्यूटन ने कहा था, या इसमें समय लगेगा? आइंस्टीन का जवाब था कि यह बदलाव प्रकाश की गति से ही होगा। अगर सूर्य गायब होता है तो अंतरिक्ष समय में उसका प्रभाव एक लहर की तरह फैलेगा जिसे हम गुरुत्वाकर्षी तरंग कहते हैं। ये तरंगें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, न तेज न धीमी। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया है कि क्या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव वास्तव में इतना ही सीमित है? क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहां गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति को मात दे दे? यह सवाल हमें एक और गहरे रहस्य की ओर ले जाता है, ब्रह्मांड की संरचना और उसके नियमों की प्रकृति की ओर। आइए इस विचार को और गहराई से समझने के लिए एक सादृश्य का सहारा लें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल सागर है और अंतरिक्ष समय उस सागर की सतह है। जब कोई भारी वस्तु, जैसे एक तारा या ब्लैक होल, उस सागर में हलचल मचाती है तो लहरें उठती हैं। ये लहरें हैं गुरुत्वाकर्षी तरंगें जो सागर की सतह पर प्रकाश की गति से फैलती है।
लेकिन क्या हो अगर सागर की गहराइयों में कुछ और हो? क्या हो अगर गुरुत्वाकर्षण का कुछ हिस्सा सागर की सतह पर नहीं बल्कि उसकी गहराइयों में किसी अनदेखे रास्ते से यात्रा करता हो? यह विचार हमें क्वांटम भौतिकी की दुनिया में ले जाता है, जहां नियम और भी विचित्र हो जाते हैं। क्वांटम भौतिकी में कण एक दूसरे से तुरंत जुड़े हो सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसे क्वांटम उलझन कहते हैं। क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम पहलू हो सकता है जो इस उलझन की तरह कार्य करता हो, तुरंत और बिना किसी गति सीमा के? यह विचार हमें एक और ऐतिहासिक क्षण की ओर ले जाता है। 2015 में जब वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षी तरंगों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लाइगो ने दो ब्लैक होल्स के टकराव से उत्पन्न होने वाली इन तरंगों को पकड़ा। यह खोज आइंस्टीन के सिद्धांत की पुष्टि थी। गुरुत्वाकर्षी तरंगें वास्तव में प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, लेकिन क्या यह खोज सभी सवालों का जवाब देती है? नहीं, क्योंकि कुछ सैद्धांतिक भौतिकीविदों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण का व्यवहार कुछ विशेष परिस्थितियों में भिन्न हो सकता है, जैसे कि ब्रह्मांड के आरंभ में या ब्लैक होल्स के केंद्र में। इन परिस्थितियों में समय और अंतरिक्ष की हमारी समझ टूट जाती है और नए नियम उभर सकते हैं। आइए अब एक और दार्शनिक प्रश्न पर विचार करें। अगर गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के कुछ हिस्से एक दूसरे से तुरंत जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि कोई अदृश्य जाल हमें और तारों को एक साथ बांधे हुए हो। यह विचार हमें उस सवाल की ओर ले जाता है जो विज्ञान और दर्शन को एक करता है। क्या ब्रह्मांड एक संपूर्ण एकता है? क्या हम, हमारे ग्रह, हमारे तारे और दूर की गैलेक्सियां सभी एक ही कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा हैं? और अगर गुरुत्वाकर्षण इस सिम्फनी का संचालक है तो क्या यह संभव है कि यह समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे हो? यह सवाल हमें अगले खंड की ओर ले जाएगा, जहां हम ब्रह्मांड के आरंभ की ओर यात्रा करेंगे, उस महाविस्फोट की ओर जिसने सब कुछ शुरू किया। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हम तारों की चमक, गैलेक्सियों के घूमते हुए चक्र और अनंत की उस शांति को देखते हैं जो हमें अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर खींच लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह सब शुरू कहां से हुआ? यह विशाल ब्रह्मांड, यह समय और अंतरिक्ष का अनंत नृत्य किस क्षण में जन्मा? और उस जन्म में गुरुत्वाकर्षण की क्या भूमिका थी? क्या वह अदृश्य शक्ति जो आज तारों को बांधे रखती है उस पहले पल में भी मौजूद थी? और अगर थी तो क्या वह प्रकाश की गति से बंधी थी, या उसने समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड को आकार दिया? आइए उस महान रहस्य की ओर यात्रा करें जिसे हम महाविस्फोट बिग बैंग कहते हैं। यह वह कहानी है जो न केवल हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत की है, बल्कि उस सवाल की भी जो हमें यहां लाया है। क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तव में प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है? कल्पना करें एक ऐसा क्षण जब न तो समय था, न अंतरिक्ष, न तारे, न ग्रह, न प्रकाश, कुछ भी नहीं। लेकिन यह कुछ भी नहीं वैसा नहीं था जैसा हम सोचते हैं। यह एक अनंत सघन बिंदु था जहां सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ और शायद सारे नियम एक अकल्पनीय एकता में सिमटे हुए थे। यह वह बिंदु था जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां भौतिकी के नियम जैसा हम उन्हें जानते हैं टूट जाते हैं। और फिर लगभग 13-8 अरब साल पहले उस सिंगुलैरिटी से एक विस्फोट हुआ। नहीं, यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं था जैसे आतिशबाजी या ज्वालामुखी। यह समय, अंतरिक्ष, पदार्थ और ऊर्जा का जन्म था। यह वह पल था जब ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली। लेकिन उस पहले क्षण में जब सब कुछ अनंत, गर्म और सघन था, गुरुत्वाकर्षण कहाँ था? क्या वह उसी पल जन्मा या वह पहले से ही मौजूद था, किसी अनदेखे रूप में, सृष्टि के नियमों को लिखने के लिए तैयार? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें उस समय की ओर लौटना होगा जब मानवता ने पहली बार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचना शुरू किया। प्राचीन सभ्यताओं में लोग आकाश को देखकर कहानियां गढ़ते थे, देवताओं, विशालकाय प्राणियों या जादुई शक्तियों की कहानियां। लेकिन 20वीं शताब्दी में विज्ञान ने हमें एक नई कहानी दी। 1920 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने अपनी दूरबीन से एक चौंकाने वाला अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि दूर की गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी दूर की गैलेक्सी उतनी ही तेजी से। यह खोज ब्रह्मांड के विस्तार की थी। अगर ब्रह्मांड आज फैल रहा है तो इसका मतलब है कि अतीत में यह छोटा था।
और अगर हम समय को और पीछे ले जाएं, तो सब कुछ एक बिंदु में सिमट जाता है। यह विचार था बिग बैंग का, एक ऐसी शुरुआत जो न केवल पदार्थ और ऊर्जा की थी, बल्कि अंतरिक्ष और समय की भी। लेकिन बिग बैंग की कहानी में गुरुत्वाकर्षण का स्थान क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के पहले कुछ क्षणों में ब्रह्मांड इतना गर्म और सघन था कि चारों मूलभूत बल, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल परमाणु बल और दुर्बल परमाणु बल एक ही एकीकृत बल का हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही ब्रह्मांड ठंडा हुआ और फैला, ये बल अलग अलग हो गए। गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले अलग हुआ, शायद बिग बैंग के 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में। यह वह पल था जब गुरुत्वाकर्षण ने अपनी पहचान बनाई और ब्रह्मांड को आकार देना शुरू किया। लेकिन यहां एक गहरी पहेली है। अगर गुरुत्वाकर्षण उस पहले क्षण में जन्मा, तो क्या वह प्रकाश की गति से बंधा था? क्या वह, जैसा न्यूटन ने सोचा था, तुरंत कार्य करता था, बिना किसी देरी के? इस सवाल को समझने के लिए हमें बिग बैंग के उन पहले क्षणों में और गहराई से जाना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने एक अकल्पनीय तेजी से विस्तार किया। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। यह विस्तार इतना तेज था कि यह प्रकाश की गति से भी तेज था। लेकिन रुकिए, क्या यह आइंस्टीन के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता? नहीं, क्योंकि यह अंतरिक्ष समय का स्वयं का विस्तार था, न कि किसी पदार्थ या ऊर्जा की गति। इस इन्फ्लेशन के दौरान अंतरिक्ष एक गुब्बारे की तरह फूलता चला गया और उसमें मौजूद छोटी सी क्वांटम उतार चढ़ाव विशाल संरचनाओं में बदल गए, जो आज हम गैलेक्सी समूहों के रूप में देखते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण ने इस इन्फ्लेशन को कैसे प्रभावित किया? कुछ सैद्धांतिक भौतिकीविदों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण ने उस समय एक विरोधी बल की तरह काम किया, जो ब्रह्मांड को वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति से यात्रा करता है, तो उस पहले क्षण में जब अंतरिक्ष इतनी तेजी से फैल रहा था, क्या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तुरंत पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच गया? आइए इस विचार को एक सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल नदी है, जो अपने जन्म के साथ ही तेजी से चौड़ी और गहरी होती जा रही है। इस नदी की धारा है अंतरिक्ष काल, और उसमें बहने वाली लहरें हैं गुरुत्वाकर्षी प्रभाव। लेकिन उस पहले क्षण में जब नदी इतनी तेजी से फैल रही थी, क्या लहरें पूरी नदी को प्रभावित कर सकती थीं? या क्या गुरुत्वाकर्षण का कुछ हिस्सा नदी की सतह पर नहीं, बल्कि उसकी गहराइयों में किसी अनदेखे रास्ते से बह रहा था? यह विचार हमें क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की ओर ले जाता है, वह सिद्धांत जो गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम भौतिकी के नियमों से जोड़ने की कोशिश करता है। क्वांटम भौतिकी में कण और बल छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा में मौजूद होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का भी एक क्वांटम रूप हो सकता है, जिसे ग्रेविटॉन कहते हैं। लेकिन ग्रेविटॉन अगर वह मौजूद है, तो क्या वह प्रकाश की गति से यात्रा करता है, या क्या वह क्वांटम उलझन की तरह तुरंत कार्य करता है? यह सवाल हमें एक और ऐतिहासिक खोज की ओर ले जाता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB 1962 में 2 वैज्ञानिकों अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने एक अजीब सा रेडियो सिग्नल पकड़ा, जो हर दिशा से आ रहा था। यह सिग्नल बिग बैंग की गूंज थी, उस पहले क्षण की गर्मी का अवशेष। CMB ने हमें बताया कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक समान थी, लेकिन उसमें छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे। ये उतार चढ़ाव गुरुत्वाकर्षण के कारण बढ़े और धीरे धीरे गैलेक्सियों और तारों में बदल गए। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति से सीमित है, तो इन उतार चढ़ाव को पूरे ब्रह्मांड में फैलने में समय लगना चाहिए था। फिर भी CMB हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो पूरे ब्रह्मांड में एक समान है। क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा, शायद उसका क्वांटम रूप, उस पहले क्षण में तुरंत कार्य कर रहा था? इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें एक दार्शनिक प्रश्न पर विचार करना होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बिग बैंग के पहले क्षण में प्रकाश की गति से तेज कार्य कर सकता था, तो क्या इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में समय और अंतरिक्ष के नियम वैसे नहीं थे? क्या यह संभव है कि उस पहले पल में ब्रह्मांड एक ऐसी अवस्था में था जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जैसे एक कॉस्मिक सिम्फनी जिसमें हर नोट तुरंत हर कोने तक पहुंच जाता था? और अगर ऐसा था, तो क्या आज भी ब्रह्मांड के कुछ हिस्से उस प्राचीन एकता को बनाए रखते हैं? यह सवाल हमें अगले खंड की ओर ले जाएगा, जहां हम ब्लैक होल्स की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करेंगे और यह देखेंगे कि क्या गुरुत्वाकर्षण वहां भी प्रकाश की गति को चुनौती देता है। जब हम ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकते हैं,
तो कुछ ऐसी चीजें हमें बुलाती हैं जो न केवल हमारी समझ को चुनौती देती हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व के बारे में गहरे सवाल भी उठाती हैं। इनमें से सबसे रहस्यमयी है ब्लैक होल, वह कॉस्मिक अबिस, जहां समय और अंतरिक्ष अपने अर्थ खो देते हैं, जहां प्रकाश भी कैद हो जाता है और जहां गुरुत्वाकर्षण अपने सबसे भयानक और सुंदर रूप में प्रकट होता है। लेकिन क्या ब्लैक होल हमें उस सवाल का जवाब दे सकते हैं जो हमें इस यात्रा पर लाया है? क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तव में प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है? क्या इन अंधेरे विशालकायों के केंद्र में, जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का कोई ऐसा रूप छिपा है जो समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघ जाता है? आइए इस अनंत अंधेरे की ओर कदम बढ़ाएं और देखें कि ब्लैक होल हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में क्या सिखाते हैं। कल्पना करें एक ऐसी जगह जहां सूरज का सारा द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में सिमट जाए, इतना सघन कि वह अंतरिक्ष काल को अपने चारों ओर लपेट ले। यह है ब्लैक होल, नहीं कोई सतह, न कोई ठोस वस्तु, बल्कि एक क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उससे बच नहीं सकता। इस क्षेत्र की सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं, वह काल्पनिक रेखा जिसके पार जाने वाला कुछ भी हमारी दुनिया के लिए हमेशा के लिए खो जाता है। लेकिन ब्लैक होल की कहानी यहीं शुरू होती है। इसे समझने के लिए हमें उस वैज्ञानिक की ओर लौटना होगा जिसने इसकी पहली झलक देखी थी, न कि आंखों से बल्कि गणित की भाषा में। 18वीं सदी के अंत में जॉन मिशेल और पियरे साइमन लाप्लास ने एक विचार प्रस्तुत किया। क्या ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो कि प्रकाश भी उनसे ना निकल सके? उस समय यह एक काल्पनिक विचार था, लेकिन 20वीं सदी में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तब ब्लैक होल्स ने सैद्धांतिक वास्तविकता का रूप ले लिया। आइंस्टीन के सिद्धांत में ब्लैक होल अंतरिक्ष काल में एक ऐसी वक्रीता है जो अनंत तक जाती है। एक तारा जब अपने जीवन के अंत में अपने ईंधन को खो देता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत संकुचित हो जाता है, और अगर वह पर्याप्त भारी है तो एक ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन ब्लैक होल का केंद्र, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, वहां क्या होता है? सिंगुलैरिटी एक ऐसी अवस्था है जहां द्रव्यमान अनंत सघन हो जाता है और अंतरिक्ष काल इतना वक्री हो जाता है कि समय और अंतरिक्ष के नियम अर्थहीन हो जाते हैं। यह वही वहां है जहां हमारा सवाल फिर से उभरता है। अगर गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल के केंद्र से उत्पन्न होता है तो क्या वह प्रकाश की गति से बाहर की दुनिया को प्रभावित करता है, या क्या वह किसी और तरीके से शायद तुरंत कार्य करता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें ब्लैक होल की एक खास विशेषता पर ध्यान देना होगा, इवेंट होराइजन। यह वह सीमा है जहां समय और अंतरिक्ष का व्यवहार विचित्र हो जाता है। अगर कोई यात्री ब्लैक होल की ओर गिरता है तो बाहर से देखने वाले के लिए वह यात्री इवेंट होराइजन के पास धीमा होता हुआ दिखाई देगा और कभी भी उस सीमा को पार करता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन यात्री के लिए वह उस सीमा को पार कर जाएगा और सिंगुलैरिटी की ओर गिरता चला जाएगा। यह समय का विचित्र खेल है जिसे समय का फैलाव कहते हैं। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इवेंट होराइजन से बाहर आता है तो वह कैसे आता है? आइंस्टीन का जवाब था कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष काल की वक्रीता है और यह वक्रीता प्रकाश की गति से बदलती है। अगर ब्लैक होल में कोई हलचल होती है, जैसे कि दो ब्लैक होल्स का टकराव, तो वह हलचल गुरुत्वाकर्षी तरंगों के रूप में फैलती है जो प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? क्योंकि ब्लैक होल हमें एक और गहरी पहेली की ओर ले जाते हैं, हॉकिंग रेडिएशन। 1970 के दशक में सैद्धांतिक भौतिकीविद स्टीफन हॉकिंग ने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं हैं। क्वांटम भौतिकी के नियमों के अनुसार इवेंट होराइजन के पास कण और प्रतिकण जोड़े बन सकते हैं, और कभी कभी एक कण ब्लैक होल से बच निकलता है जबकि दूसरा अंदर गिर जाता है। इस प्रक्रिया को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं और यह ब्लैक होल को धीरे धीरे वाष्पित होने का कारण बनता है। लेकिन अगर ब्लैक होल वाष्पित हो सकता है तो क्या इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी बदलता है? और अगर हाँ, तो क्या यह प्रभाव प्रकाश की गति से बदलता है, या क्या इसमें कुछ और, शायद क्वांटम स्तर पर, तुरंत हो सकता है? आइए इस विचार को एक सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि ब्लैक होल एक विशाल जल प्रपात है जहां पानी अंतरिक्ष काल एक गहरे गड्ढे की ओर गिर रहा है। इस जल प्रपात की किनारे पर जहां पानी तेजी से बहता है वह है इवेंट होराइजन। लेकिन अगर इस जल प्रपात की गहराइयों में कोई ऐसी धारा हो जो सतह पर दिखाई न दे,
तो क्या वह धारा बाहर की दुनिया को प्रभावित कर सकती है? क्वांटम भौतिकी में ऐसा कुछ संभव है। क्वांटम उलझन के कारण दो कण जो ब्लैक होल के पास बनते हैं एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। अगर एक कण ब्लैक होल में गिरता है और दूसरा बाहर निकलता है, तो क्या उनका यह जुड़ाव गुरुत्वाकर्षण के किसी प्रभाव को तुरंत स्थानांतरित कर सकता है? यह विचार हमें क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की ओर ले जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण का कण ग्रेविटॉन शायद समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे कार्य करता हो। इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए हमें एक ऐतिहासिक खोज की ओर जाना होगा। 2015 में लाइगो की खोज, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षी तरंगों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। ये तरंगें दो ब्लैक होल्स के टकराव से उत्पन्न हुई थीं और उन्होंने प्रकाश की गति से पृथ्वी तक यात्रा की। यह खोज आइंस्टीन के सिद्धांत की पुष्टि थी, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया कि क्या ब्लैक होल्स के टकराव में गुरुत्वाकर्षण का कोई ऐसा पहलू हो सकता है जो प्रकाश की गति से परे हो। उदाहरण के लिए, अगर ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी में समय और अंतरिक्ष के नियम टूट जाते हैं, तो क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव तुरंत बाहर की दुनिया तक पहुंच सकता है? यह सवाल हमें ब्लैक होल्स की एक और रहस्यमयी विशेषता की ओर ले जाता है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। यह सवाल उठाता है कि ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का क्या होता है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार जानकारी कभी नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन अगर ब्लैक होल वाष्पित हो जाता है तो वह जानकारी कहां जाती है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जानकारी इवेंट होराइजन पर किसी तरह संरक्षित रहती है, शायद एक होलोग्राफिक रूप में। लेकिन अगर ऐसा है, तो क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा इस जानकारी को तुरंत बाहर की दुनिया तक पहुंचा सकता है? यह विचार हमें उस सवाल की ओर ले जाता है जो ब्रह्मांड की प्रकृति को चुनौती देता है। क्या गुरुत्वाकर्षण केवल एक स्थानीय प्रभाव है, या क्या यह ब्रह्मांड की गहरी एकता का प्रतीक है? आइए अब एक दार्शनिक प्रश्न पर विचार करें। अगर ब्लैक होल्स में गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति से परे कार्य कर सकता है, तो क्या इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के कुछ हिस्से एक दूसरे से तुरंत जुड़े हुए हैं? क्या ब्लैक होल्स वे द्वार हैं जो हमें समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे ले जा सकते हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या हम अपने छोटे से ग्रह पर उस कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा हैं जो ब्लैक होल्स और तारों को एक साथ बांधे रखती है? यह सवाल हमें अगले खंड की ओर ले जाएगा, जहां हम क्वांटम भौतिकी और स्ट्रिंग सिद्धांत की दुनिया में प्रवेश करेंगे और यह देखेंगे कि क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम रूप हमें इस रहस्य का जवाब दे सकता है। जब हम ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां नियम विचित्र हो जाते हैं, जहां वास्तविकता की प्रकृति धुंधली पड़ने लगती है और जहां हमारे सबसे बुनियादी सवालों के जवाब हमें एक अनजान क्षेत्र की ओर ले जाते हैं। यह है क्वांटम भौतिकी की दुनिया, वह क्षेत्र जहां कण तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, जहां अनिश्चितता एक नियम है और जहां समय और अंतरिक्ष की हमारी समझ ध्वस्त हो जाती है। लेकिन क्या यह विचित्र दुनिया हमें उस सवाल का जवाब दे सकती है जो हमें इस यात्रा पर लाया है? क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तव में प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है? क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम रूप है जो समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता हो? आइए इस क्वांटम नृत्य में शामिल हों और देखें कि क्या यह हमें उस सत्य की ओर ले जा सकता है जो ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी और बिग बैंग की शुरुआत से जुड़ा है। क्वांटम भौतिकी की दुनिया में प्रवेश करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह विज्ञान का वह क्षेत्र है जो सबसे छोटे पैमानों पर काम करता है, परमाणुओं और उनके भीतर के कणों की दुनिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन जैसे कण निश्चित स्थान या गति के साथ नहीं पाए जाते। वे संभावनाओं के बादल में नाचते हैं जहां उनकी स्थिति और गति अनिश्चित होती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण, जो कि विशाल तारों और गैलेक्सियों को नियंत्रित करता है, इस छोटे से क्वांटम संसार में कैसे फिट होता है? आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष काल की वक्रीता है, लेकिन क्वांटम भौतिकी में बल छोटे छोटे कणों या क्वांटा के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, विद्युत चुंबकीय बल का वाहक है फोटॉन। तो क्या गुरुत्वाकर्षण का भी कोई कण है? वैज्ञानिक इसे ग्रेविटॉन कहते हैं, एक काल्पनिक कण जो गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम स्तर पर व्यक्त करता हो। लेकिन यहाँ एक समस्या है, ग्रेविटॉन को कभी देखा नहीं गया।
और सामान्य सापेक्षता को क्वांटम भौतिकी के साथ जोड़ना विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। इस पहेली को समझने के लिए हमें 20वीं सदी की शुरुआत में वापस जाना होगा, जब क्वांटम भौतिकी ने अपनी नींव रखी। मैक्स प्लैंक, नील्स बोहर और वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने दिखाया कि सूक्ष्म दुनिया में नियम बिल्कुल अलग है। लेकिन जब बात गुरुत्वाकर्षण की आई तो यह नियम टकराने लगे। आइंस्टीन का सिद्धांत हमें एक चिकनी निरंतर अंतरिक्ष काल की तस्वीर देता है, जबकि क्वांटम भौतिकी हमें एक दानेदार अनिश्चित दुनिया दिखाती है। अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम रूप है, जैसे कि ग्रेविटॉन, तो क्या यह प्रकाश की गति से यात्रा करता है जैसा कि फोटॉन करता है, या क्या यह क्वांटम उलझन की तरह कार्य करता है, जहां दो कण चाहे कितनी भी दूर हों तुरंत एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। क्वांटम उलझन एक ऐसी घटना है जो आइंस्टीन को भी परेशान करती थी। उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि यह समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को तोड़ता हुआ प्रतीत होता है। क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई ऐसा पहलू हो सकता है जो इस उलझन की तरह तुरंत कार्य करता हो? इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें एक और सैद्धांतिक क्षेत्र में प्रवेश करना होगा, स्ट्रिंग सिद्धांत। स्ट्रिंग सिद्धांत एक ऐसी परिकल्पना है जो कहती है कि ब्रह्मांड के सभी कण और बल वास्तव में छोटे छोटे एक आयामी तारों के कंपन हैं। ये तार इतने छोटे हैं कि उन्हें देखना असंभव है, लेकिन उनके अलग अलग कंपन विभिन्न कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और शायद ग्रेविटॉन को जन्म देते हैं। स्ट्रिंग सिद्धांत का एक आकर्षक पहलू यह है कि यह अतिरिक्त आयामों की बात करता है, न केवल हमारे 3 अंतरिक्ष और एक समय के आयाम, बल्कि और भी कई आयाम जो छोटे छोटे पैमानों पर सिमटे हुए हैं। अगर ये अतिरिक्त आयाम मौजूद हैं, तो क्या गुरुत्वाकर्षण इनके माध्यम से यात्रा कर सकता है? और अगर हाँ, तो क्या यह यात्रा प्रकाश की गति से तेज हो सकती है, क्योंकि यह हमारे परिचित 4 आयामों तक सीमित नहीं है? आइए इस विचार को एक सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल पुस्तकालय है और हमारा 4 आयामी अंतरिक्ष काल उस पुस्तकालय की एकमात्र किताब है जिसे हम पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस पुस्तकालय में और भी किताबें हों जो छोटे छोटे सिमटे हुए आयामों में छिपी हों? और क्या हो अगर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटॉन के रूप में इन छिपी हुई किताबों के पन्नों के बीच से होकर यात्रा कर सकता हो? स्ट्रिंग सिद्धांत का दावा है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इन अतिरिक्त आयामों में लीक हो सकता है, जिससे यह कमजोर दिखाई देता है। यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण अन्य बलों की तुलना में इतना कमजोर है। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण इन आयामों में यात्रा करता है, तो क्या यह संभव है कि उसका कुछ प्रभाव हमारे 4 आयामी दुनिया में तुरंत प्रकट हो, बिना प्रकाश की गति की सीमा के? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें एक और ऐतिहासिक संदर्भ की ओर जाना होगा। 1990 के दशक में स्ट्रिंग सिद्धांत ने एक नई क्रांति को जन्म दिया, जिसे एम थ्योरी कहते हैं। एम थ्योरी ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड न केवल तारों से बना है, बल्कि झिल्लियों या ब्रेन्स इनसे भी बना हो सकता है, जो उच्च आयामों में फैली हुई हैं। इन ब्रेन्स में हमारा 4 आयामी ब्रह्मांड एक झिल्ली की तरह हो सकता है, जो एक बड़े उच्च आयामी अंतरिक्ष में तैर रहा हो। अगर गुरुत्वाकर्षण इन झिल्लियों के बीच यात्रा कर सकता है, तो क्या यह संभव है कि उसका प्रभाव प्रकाश की गति से परे हो? कुछ वैज्ञानिकों ने परिकल्पना की है कि गुरुत्वाकर्षण का कुछ हिस्सा इन अतिरिक्त आयामों में शॉर्टकट ले सकता है, जिससे वह तुरंत कार्य करता हुआ प्रतीत हो। लेकिन यह विचार हमें एक और गहरी पहेली की ओर ले जाता है, होलोग्राफिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा 3 आयामी ब्रह्मांड वास्तव में एक होलोग्राम हो सकता है, जो एक 2 आयामी सतह पर लिखी गई जानकारी का प्रक्षेपण है। अगर यह सत्य है, तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इस 2 आयामी सतह पर उत्पन्न हो सकता है और हमारे 3 आयामी संसार में तुरंत प्रकट हो सकता है। यह विचार हमें उस सवाल की ओर वापस लाता है जो ब्लैक होल से शुरू हुआ था। क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे है? और अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड एक गहरी एकता में बंधा हुआ है, जहां हर कण, हर तारा और हर गैलेक्सी एक कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा है? इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें एक और वैज्ञानिक खोज की ओर जाना होगा। 2000 के दशक में वैज्ञानिकों ने प्लैंक उपग्रह के माध्यम से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का और गहराई से अध्ययन किया। इस अध्ययन ने हमें बिग बैंग के बाद के उन पहले क्षणों की एक विस्तृत तस्वीर दी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण ने ब्रह्मांड की संरचनाओं को आकार दिया। लेकिन सीएमबी में कुछ ऐसी विशेषताएं मिली जो वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं।
ऐसे पैटर्न जो पूरे ब्रह्मांड में एक समान दिखते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण केवल प्रकाश की गति से यात्रा करता है तो इन पैटर्न को इतने बड़े पैमाने पर एक समान होने में समय लगना चाहिए था। क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम प्रभाव, शायद स्ट्रिंग सिद्धांत या होलोग्राफिक सिद्धांत के माध्यम से इन पैटर्न को तुरंत फैलाने में सक्षम था? आइए अब एक दार्शनिक प्रश्न पर विचार करें। अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम रूप समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघ सकता है तो क्या इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड एक गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है? क्या हम, हमारे ग्रह और दूर की गैलेक्सियां सभी एक ऐसी एकता का हिस्सा हैं जो समय और अंतरिक्ष से परे है? और अगर ऐसा है तो क्या गुरुत्वाकर्षण वह धागा है जो इस एकता को बांधे रखता है? यह सवाल हमें अगले खंड की ओर ले जाएगा, जहां हम ब्रह्मांड की संरचना और उसके अंतिम भाग्य की ओर देखेंगे और यह जांच करेंगे कि क्या गुरुत्वाकर्षण का व्यवहार हमें ब्रह्मांड के अंत के बारे में कुछ बता सकता है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हम एक ऐसी कृति देखते हैं जो समय और अंतरिक्ष के धागों से बुनी गई है, एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री जिसमें तारे, गैलेक्सियां और अनंत की गहराइयां एक साथ नाचती हैं। लेकिन यह टैपेस्ट्री क्या है? यह ब्रह्मांड जो आज हमें इतना विशाल और जीवंत दिखाई देता है, किस दिशा में जा रहा है और उसकी इस यात्रा में गुरुत्वाकर्षण की क्या भूमिका है? क्या वह अदृश्य शक्ति जो तारों को बांधे रखती है और गैलेक्सियों को आकार देती है, ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को भी तय करेगी? और क्या इस भाग्य में वह सवाल छिपा है जो हमें इस खोज पर लाया है? क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तव में प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है? आइए इस अनंत सृष्टि की संरचना को समझें और उस अंत की ओर झांकें जो शायद समय के अंत में हमारा इंतजार कर रहा है। ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए हमें उसकी वर्तमान अवस्था से शुरू करना होगा। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, जैसा कि एडविन हबल ने 1920 के दशक में खोजा था। गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे कि अंतरिक्ष काल का ताना बाना खींच रहा हो। लेकिन यह विस्तार हमेशा से एक समान नहीं था। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ने कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौर से गुजरते हुए अकल्पनीय गति से फैलाव किया। फिर जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, गुरुत्वाकर्षण ने अपनी भूमिका निभानी शुरू की। उसने पदार्थ को एक साथ खींचा, जिससे तारे बने, ग्रह बने और गैलेक्सियां बनी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का यह कार्य केवल रचनात्मक नहीं था, यह एक युद्ध था विस्तार की शक्ति के खिलाफ जो ब्रह्मांड को अलग धकेल रही थी। यह युद्ध आज भी जारी है और इसका परिणाम ब्रह्मांड के भाग्य को तय करेगा। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश की गति से सीमित है तो क्या यह युद्ध पूरे ब्रह्मांड में एक समान रूप से लड़ा जा रहा है? या क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई ऐसा पहलू है जो समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघकर इस युद्ध को प्रभावित करता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें ब्रह्मांड की संरचना को और गहराई से देखना होगा। वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) के अध्ययन से जाना कि ब्रह्मांड की शुरुआत में छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बढ़े और आज की गैलेक्सियों में बदल गए। लेकिन ये संरचनाएं एक विशाल पैमाने पर फैली हुई हैं, जिन्हें हम कॉस्मिक वेब कहते हैं। ये वेब धागों, दीवारों और विशाल खाली क्षेत्रों से बना है। गैलेक्सियां इन धागों और दीवारों पर बसी हैं, जबकि खाली क्षेत्र, जिन्हें वॉइड्स कहते हैं, लगभग पूरी तरह से खाली हैं। इस कॉस्मिक वेब को आकार देने में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका थी, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण केवल प्रकाश की गति से कार्य करता है तो इन विशाल संरचनाओं को बनने में कितना समय लगा होगा? और फिर भी CMB हमें बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में ये संरचनाएं पहले से ही एक समान थीं। क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव, शायद क्वांटम स्तर पर, तुरंत पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था? आइए इस विचार को एक सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल समुद्र है और कॉस्मिक वेब उस समुद्र की सतह पर तैरती हुई लहरें और धाराएं हैं। गुरुत्वाकर्षण उस हवा की तरह है जो इन लहरों को आकार देती है। लेकिन अगर हवा केवल एक निश्चित गति से बह सकती है, जैसे कि प्रकाश की गति, तो क्या वह पूरे समुद्र को एक समान रूप से प्रभावित कर सकती है? या क्या समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसी धारा है जो सतह पर दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी पूरे समुद्र को प्रभावित करती है? स्ट्रिंग सिद्धांत और होलोग्राफिक सिद्धांत, जैसा कि हमने पिछले खंड में देखा, यह सुझाव देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अतिरिक्त आयामों या किसी दो आयामी सतह के माध्यम से तुरंत फैल सकता है। क्या यह संभव है कि कॉस्मिक वेब की एक समानता इस तुरंत प्रभाव का परिणाम हो?
इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के भाग्य की ओर देखना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के अंत के लिए 3 संभावित परिदृश्य हैं। पहला, अगर गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त शक्तिशाली है तो यह विस्तार को रोक देगा और ब्रह्मांड वापस सिकुड़ना शुरू कर देगा, जिसे बिग क्रंच कहते हैं। दूसरा, अगर विस्तार और गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहते हैं तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा, लेकिन धीमी गति से। तीसरा, और वर्तमान अवलोकनों के अनुसार सबसे संभावित, यह कि ब्रह्मांड तेजी से फैलता रहेगा, जिसके पीछे एक रहस्यमयी शक्ति है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। 1990 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों ने सुपरनोवा अवलोकनों से पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार न केवल जारी है बल्कि तेज हो रहा है। डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड की लगभग 70% ऊर्जा बनाती है, इस त्वरण का कारण है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण इस डार्क एनर्जी के खिलाफ क्या कर रहा है? और अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश की गति से सीमित है, तो क्या यह डार्क एनर्जी के इस त्वरण को पूरे ब्रह्मांड में एक समान रूप से प्रभावित कर सकता है? इस सवाल का जवाब हमें एक और रहस्य की ओर ले जाता है, डार्क मैटर। डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड के लगभग 87% द्रव्यमान ऊर्जा का हिस्सा है, वह अदृश्य पदार्थ है जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से गैलेक्सियों को एक साथ रखता है। लेकिन डार्क मैटर प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता, इसलिए हम इसे सीधे नहीं देख सकते। फिर भी इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव गैलेक्सियों के घूर्णन और कॉस्मिक वेब की संरचना में स्पष्ट है। अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश की गति से यात्रा करता है, तो डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी उसी गति से फैलना चाहिए। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने परिकल्पना की है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच कोई गहरी बातचीत हो सकती है जो गुरुत्वाकर्षण के व्यवहार को बदल देती है। क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा शायद क्वांटम स्तर पर या अतिरिक्त आयामों के माध्यम से डार्क एनर्जी के प्रभाव को तुरंत संतुलित करता हो? इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें एक और वैज्ञानिक खोज की ओर जाना होगा। 2000 के दशक में वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षी लेंसिंग के माध्यम से डार्क मैटर की उपस्थिति की पुष्टि की। जब प्रकाश दूर की गैलेक्सियों से हम तक यात्रा करता है, तो बीच में मौजूद द्रव्यमान जैसे डार्क मैटर अंतरिक्ष काल को वक्री करता है, जिससे प्रकाश का रास्ता मुड़ जाता है। यह प्रभाव हमें डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण की ताकत को मापने की अनुमति देता है। लेकिन इन अवलोकनों में कुछ ऐसी विसंगतियां मिली हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं। कुछ गैलेक्सियों में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अपेक्षा से अधिक मजबूत दिखाई देता है। क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा शायद स्ट्रिंग सिद्धांत के अतिरिक्त आयामों के माध्यम से इन प्रभावों को तुरंत बढ़ा रहा हो? आइए अब एक दार्शनिक प्रश्न पर विचार करें। अगर गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को आकार दे रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि यह वह धागा है जो सृष्टि की शुरुआत से अंत तक फैला हुआ है? क्या हमारा ब्रह्मांड अपने सभी तारों, गैलेक्सियों और खाली क्षेत्रों के साथ एक ऐसी कहानी है जो गुरुत्वाकर्षण की कलम से लिखी जा रही है? और अगर गुरुत्वाकर्षण समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघ सकता है, तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड का अंत और शुरुआत एक ही कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा हों? यह सवाल हमें अगले खंड की ओर ले जाएगा, जहां हम समय की प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण के साथ उसके संबंध की जांच करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या समय का प्रवाह हमें गुरुत्वाकर्षण की गति के बारे में कुछ बता सकता है। जब हम अपने जीवन के क्षणों को देखते हैं, सूर्योदय की पहली किरण, एक बच्चे की हंसी या रात के तारों की चमक, हम समय के प्रवाह को महसूस करते हैं। समय, वह अनदेखा नदी जो हमें जन्म से मृत्यु तक ले जाती है, वह क्या है? क्या यह केवल एक माप है, घड़ी की टिक टिक, या यह कुछ और गहरा है जो ब्रह्मांड की नींव में बसता है? और इस समय के प्रवाह में गुरुत्वाकर्षण की क्या भूमिका है? क्या वह शक्ति जो तारों को बांधे रखती है और अंतरिक्ष काल को आकार देती है, समय के साथ एक ऐसी नृत्य करती है जो हमें उस सवाल का जवाब दे सकती है? क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तव में प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है? आइए समय की इस रहस्यमयी नदी में उतरें और देखें कि क्या उसका प्रवाह हमें गुरुत्वाकर्षण की गहरी सच्चाई तक ले जा सकता है। समय को समझना आसान नहीं है। हम इसे घंटों, मिनटों और सेकंडों में मापते हैं, लेकिन यह माप केवल हमारी सुविधा के लिए है। समय की प्रकृति को समझने के लिए हमें उस वैज्ञानिक की ओर लौटना होगा जिसने इसे एक नया अर्थ दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत में बताया कि समय कोई निश्चित सार्वभौमिक प्रवाह नहीं है,
यह अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, एक 4 आयामी ताना बाना जिसे हम अंतरिक्ष काल कहते हैं। और इस ताने बाने को वक्री करने वाली शक्ति है गुरुत्वाकर्षण। जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण, उतना ही समय का प्रवाह धीमा हो जाता है। उदाहरण के लिए एक ब्लैक होल के पास, जहां गुरुत्वाकर्षण अकल्पनीय रूप से प्रबल है, समय इतना धीमा हो जाता है कि वह लगभग रुक सा जाता है। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है, तो क्या इसका प्रभाव समय के माध्यम से तुरंत फैलता है या यह प्रकाश की गति से बंधा है? इस सवाल को समझने के लिए हमें समय के प्रवाह को और गहराई से देखना होगा। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अंतरिक्ष काल की वक्रीता के रूप में प्रकट होता है, और यह वक्रीता प्रकाश की गति से बदलती है। अगर कोई विशाल वस्तु जैसे सूर्य अचानक गायब हो जाए, तो अंतरिक्ष काल में उसकी वक्रीता एक लहर की तरह फैलेगी। गुरुत्वाकर्षी तरंगे जो प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, इसका मतलब है कि समय का प्रवाह जो इस वक्रीता से प्रभावित होता है, भी उसी गति से बदलता है। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि समय की प्रकृति, विशेष रूप से ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों या ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी में इतनी विचित्र हो सकती है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव वहां सामान्य नियमों से परे हो। आइए इस विचार को एक सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि समय एक नदी है जो ब्रह्मांड के हर कोने से होकर बहती है। इस नदी की धारा को आकार देने वाली शक्ति है गुरुत्वाकर्षण, जो इसे तेज या धीमा कर सकती है। लेकिन क्या हो अगर इस नदी की गहराइयों में कोई ऐसी धारा हो जो सतह पर दिखाई न दे और फिर भी पूरे ब्रह्मांड को तुरंत प्रभावित करे? क्वांटम भौतिकी में समय की प्रकृति और भी जटिल हो जाती है। कुछ सैद्धांतिक भौतिकीविदों का मानना है कि समय स्वयं एक उभरती हुई विशेषता हो सकता है जो क्वांटम उलझन से उत्पन्न होती है। अगर यह सत्य है, तो क्या गुरुत्वाकर्षण अपने क्वांटम रूप में इस उलझन के माध्यम से समय को तुरंत प्रभावित कर सकता है, बिना प्रकाश की गति की सीमा के? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें समय की शुरुआत की ओर लौटना होगा। बिग बैंग के उन पहले क्षणों में जब समय और अंतरिक्ष का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड इतना सघन और गर्म था कि समय का प्रवाह जैसा हम इसे आज समझते हैं शायद अस्तित्व में ही नहीं था। उस समय गुरुत्वाकर्षण और अन्य मूलभूत बल एक एकीकृत अवस्था में थे। लेकिन जैसे ही ब्रह्मांड ठंडा हुआ, गुरुत्वाकर्षण अलग हो गया और समय ने अपना प्रवाह शुरू किया। लेकिन क्या यह संभव है कि उस पहले क्षण में, जब समय अभी पूरी तरह से परिभाषित नहीं था, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तुरंत पूरे ब्रह्मांड में फैल गया? यह विचार हमें क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की ओर ले जाता है, जहां समय और गुरुत्वाकर्षण का संबंध और भी गहरा हो सकता है। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें एक और वैज्ञानिक खोज की ओर जाना होगा। गुरुत्वाकर्षी तरंगों का अवलोकन। 2015 में लेगो ने 2 ब्लैक होल्स के टकराव से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षी तरंगों को पकड़ा, जो प्रकाश की गति से पृथ्वी तक पहुंची। इन तरंगों ने समय और अंतरिक्ष में छोटे छोटे कंपन पैदा किए, जो हमें समय के प्रवाह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को मापने की अनुमति देते हैं। लेकिन इन अवलोकनों में कुछ ऐसी बातें थीं जो वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं। कुछ सैद्धांतिक मॉडलों में गुरुत्वाकर्षी तरंगों के साथ साथ अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, जो शायद क्वांटम स्तर पर तुरंत कार्य करते हों। उदाहरण के लिए, अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम रूप, जैसे ग्रेविटॉन, क्वांटम उलझन के माध्यम से कार्य करता है, तो क्या यह समय के प्रवाह को तुरंत बदल सकता है? इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए हमें समय की एक और विशेषता पर विचार करना होगा, इसकी दिशा। हम समय को हमेशा आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, अतीत से भविष्य की ओर। इसे समय का तीर कहते हैं। लेकिन यह तीर क्यों केवल एक दिशा में चलता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय का तीर ब्रह्मांड की शुरुआत में निम्न एंट्रोपी की अवस्था से उत्पन्न हुआ, जब सब कुछ अत्यधिक व्यवस्थित था। गुरुत्वाकर्षण ने इस व्यवस्था को धीरे धीरे अव्यवस्थित किया, जिससे समय का प्रवाह उभरा। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा समय की सीमाओं से परे कार्य करता है, तो क्या यह संभव है कि समय का तीर भी उस पहले क्षण में तुरंत परिभाषित हो गया हो? यह विचार हमें स्ट्रिंग सिद्धांत और होलोग्राफिक सिद्धांत की ओर वापस ले जाता है, जहां समय और गुरुत्वाकर्षण का संबंध किसी गहरे, गैर स्थानीय स्तर पर हो सकता है। आइए इस विचार को एक और सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी है,
जिसके हर टिक टिक में समय का एक क्षण बीतता है। गुरुत्वाकर्षण इस घड़ी का स्प्रिंग है जो इसके चलने की शक्ति देता है। लेकिन क्या हो अगर इस घड़ी के कुछ हिस्से, शायद इसके सबसे छोटे गियर्स जो क्वांटम स्तर पर हैं, एक दूसरे से तुरंत जुड़े हों? क्वांटम उलझन हमें बताती है कि दो कण, चाहे कितनी भी दूर हों, एक दूसरे के साथ तुरंत संनाद कर सकते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम रूप इस उलझन का हिस्सा है, तो क्या यह संभव है कि यह समय की घड़ी को तुरंत प्रभावित करे, बिना प्रकाश की गति की देरी के? इस सवाल का जवाब हमें एक और दार्शनिक विचार की ओर ले जाता है। अगर समय और गुरुत्वाकर्षण इतने गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं, तो क्या इसका मतलब है कि समय स्वयं एक भ्रम है? क्या हमारा अनुभव, जो हमें समय के प्रवाह में बांधे रखता है, केवल गुरुत्वाकर्षण की एक अभिव्यक्ति है? और अगर गुरुत्वाकर्षण समय की सीमाओं को लांघ सकता है, तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड का हर क्षण उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा हो? यह सवाल हमें अगले खंड की ओर ले जाएगा, जहां हम ब्रह्मांड की एकता और गुरुत्वाकर्षण की उसमें भूमिका की जांच करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या गुरुत्वाकर्षण वह धागा है जो सृष्टि को एक साथ बांधे रखता है। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, तो हम केवल तारे और गैलेक्सियां नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी एकता को महसूस करते हैं जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा बनाती है। यह एकता क्या है? क्या यह केवल हमारी कल्पना है, या यह एक गहरी सच्चाई है जो सृष्टि के हर कण को एक साथ बांधे रखती है? और इस एकता में गुरुत्वाकर्षण की क्या भूमिका है? क्या वह अदृश्य शक्ति जो तारों को नाचने और गैलेक्सियों को घूमने का कारण बनती है, वह धागा है जो ब्रह्मांड को एक कॉस्मिक सिम्फनी में जोड़ता है? और अगर ऐसा है, तो क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघकर प्रकाश की गति से परे इस एकता को तुरंत प्रभावित करता हो? आइए इस ब्रह्मांडीय एकता की खोज में उतरें और देखें कि क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तव में वह सत्य है जो सृष्टि की शुरुआत से अंत तक फैला हुआ है। इस एकता को समझने के लिए हमें उस विचार की ओर लौटना होगा जो प्राचीन दार्शनिकों और आधुनिक वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित करता है। ब्रह्मांड एक संपूर्ण है। प्राचीन भारत में वेदों और उपनिषदों ने एक ऐसे ब्रह्मांड की बात की जहां सब कुछ एक ही सत्य ब्रह्म का हिस्सा है। आधुनिक विज्ञान में यह विचार एक नए रूप में सामने आता है, एक ऐसे ब्रह्मांड के रूप में जो एकल बिंदु बिग बैंग से शुरू हुआ और आज भी एक साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इस एकता को क्या बांधे रखता है? गुरुत्वाकर्षण, वह शक्ति जो हर कण को हर दूसरे कण से जोड़ती है, इस एकता का सबसे स्पष्ट प्रतीक है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष काल की वक्रीता है और यह वक्रीता प्रकाश की गति से फैलती है। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? क्योंकि कुछ सैद्धांतिक भौतिकीविदों ने सुझाव दिया है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा, शायद क्वांटम स्तर पर, इस एकता को तुरंत प्रभावित कर सकता है। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें होलोग्राफिक सिद्धांत की ओर लौटना होगा, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। होलोग्राफिक सिद्धांत कहता है कि हमारा 3 आयामी ब्रह्मांड वास्तव में एक 2 आयामी सतह पर लिखी गई जानकारी का प्रक्षेपण हो सकता है। इस सतह पर, जो शायद ब्रह्मांड की सीमा पर मौजूद है, हर कण, हर तारा और हर गैलेक्सी की जानकारी एक साथ संग्रहित है। अगर यह सत्य है, तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इस 2 आयामी सतह पर उत्पन्न हो सकता है और हमारे 3 आयामी संसार में तुरंत प्रकट हो सकता है। यह विचार हमें उस सवाल की ओर ले जाता है, क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे है? और अगर हाँ, तो क्या यह ब्रह्मांड की एकता का प्रतीक है जो हर चीज को एक साथ बांधे रखता है? आइए इस विचार को एक सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल वीणा है जिसके तार हर कण, हर तारा और हर गैलेक्सी को जोड़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण इस वीणा का सन्नाद है जो इन तारों को छूकर एक ऐसी धुन बजाता है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। अगर यह सन्नाद प्रकाश की गति से यात्रा करता है, तो धुन धीरे धीरे फैलती है। लेकिन क्या हो अगर इस वीणा के कुछ तार, शायद क्वांटम स्तर पर, एक दूसरे से तुरंत जुड़े हों? क्वांटम उलझन हमें बताती है कि 2 कण, चाहे कितनी भी दूर हों, एक दूसरे के साथ तुरंत सन्नाद कर सकते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम रूप, जैसे कि ग्रेविटॉन, इस उलझन का हिस्सा है, तो क्या यह संभव है कि यह वीणा की धुन को तुरंत पूरे ब्रह्मांड में फैला दे? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें एक और वैज्ञानिक खोज की ओर जाना होगा। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB में पाए गए पैटर्न।
प्लैंक उपग्रह के अवलोकनों ने दिखाया कि सीएमबी में एक समानता और छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं जो ब्रह्मांड की शुरुआत में गुरुत्वाकर्षण के कारण बने, लेकिन ये पैटर्न पूरे ब्रह्मांड में इतने एक समान है कि वैज्ञानिकों को आश्चर्य होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण केवल प्रकाश की गति से यात्रा करता है तो इन पैटर्न को इतने बड़े पैमाने पर एक समान होने में समय लगना चाहिए था। लेकिन सीएमबी की एक समानता यह सुझाव देती है कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में कोई ऐसी प्रक्रिया थी जो पूरे ब्रह्मांड को तुरंत प्रभावित करती थी। क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा शायद स्ट्रिंग सिद्धांत के अतिरिक्त आयामों या होलोग्राफिक सिद्धांत के माध्यम से इस एकता को तुरंत स्थापित करने में सक्षम था? इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की संरचना पर एक और नजर डालनी होगी। कॉस्मिक वेब, जैसा कि हमने पहले देखा, गैलेक्सियों, धागों और खाली क्षेत्रों का एक विशाल जाल है। इस जाल को आकार देने में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका थी, लेकिन इसकी एक समानता और विशालता वैज्ञानिकों को हैरान करती है। कुछ सैद्धांतिक मॉडलों में यह प्रस्तावित किया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई गैर स्थानीय प्रभाव हो सकता है जो क्वांटम उलझन या अतिरिक्त आयामों के माध्यम से कार्य करता है। उदाहरण के लिए, अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होलोग्राफिक सतह पर उत्पन्न होता है तो यह पूरे ब्रह्मांड में तुरंत फैल सकता है बिना प्रकाश की गति की देरी के। यह विचार हमें उस सवाल की ओर वापस लाता है, क्या गुरुत्वाकर्षण वह धागा है जो ब्रह्मांड की एकता को बांधे रखता है? इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए हमें एक और ऐतिहासिक संदर्भ की ओर जाना होगा। 1990 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी की खोज की तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड की लगभग 70% ऊर्जा बनाती है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करती है, गैलेक्सियों को एक दूसरे से दूर धकेलती है। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश की गति से सीमित है तो यह डार्क एनर्जी के इस त्वरण को पूरे ब्रह्मांड में कैसे संतुलित करता है? कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी के बीच कोई गहरी बातचीत हो सकती है जो शायद क्वांटम स्तर पर या अतिरिक्त आयामों में होती हो। अगर यह बातचीत तुरंत होती है तो क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डार्क एनर्जी के साथ एक ऐसी एकता बनाता हो जो ब्रह्मांड को एक साथ रखती है? आइए इस विचार को एक और सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल नृत्य मंच है जहां गैलेक्सियां और तारे एक कॉस्मिक नृत्य में शामिल हैं। गुरुत्वाकर्षण इस नृत्य का कोरियोग्राफर है जो हर कदम को निर्देशित करता है, लेकिन डार्क एनर्जी एक दूसरा कोरियोग्राफर है जो नर्तकों को मंच से दूर धकेलता है। अगर गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी एक दूसरे के साथ तुरंत संवाद करते हैं तो क्या यह संभव है कि यह नृत्य पूरे ब्रह्मांड में एक समान रूप से चलता हो? यह विचार हमें एक दार्शनिक प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या ब्रह्मांड की एकता केवल एक भौतिक घटना नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है जो समय, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण से परे है? इस सवाल का जवाब हमें एक और गहरे विचार की ओर ले जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण वह धागा है जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखता है तो क्या इसका मतलब है कि हम, हमारे ग्रह और दूर की गैलेक्सियां सभी एक ही कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा हैं? और अगर गुरुत्वाकर्षण समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघ सकता है तो क्या यह संभव है कि यह सिम्फनी अनंत काल तक गूंजती रहे? यह सवाल हमें अगले खंड की ओर ले जाएगा जहां हम गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की प्रकृति के बीच के संबंध को और गहराई से जांचेंगे, ये देखने के लिए कि क्या गुरुत्वाकर्षण हमें यह बता सकता है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में क्या है। जब हम ब्रह्मांड की अनंतता में खो जाते हैं तो एक सवाल हमारे मन को बार बार छूता है, यह सब क्या है? यह विशाल सृष्टि, तारों का नृत्य, गैलेक्सियों का चक्र और समय का प्रवाह, यह सब किस सत्य का हिस्सा है? और इस सत्य को समझने में गुरुत्वाकर्षण की क्या भूमिका है? क्या वह शक्ति जो अंतरिक्ष काल को वक्री करती है और ब्रह्मांड को एकता में बांधे रखती है, हमें यह बता सकती है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में क्या है? क्या गुरुत्वाकर्षण केवल एक भौतिक नियम नहीं बल्कि उस गहरे रहस्य का संदेशवाहक है जो सृष्टि की प्रकृति को परिभाषित करता है? और क्या इस रहस्य में वह सवाल छिपा है जो हमें इस यात्रा पर लाया? क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तव में प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है? आइए इस कॉस्मिक सत्य की खोज में और गहराई तक उतरें और देखें कि गुरुत्वाकर्षण हमें ब्रह्मांड की आत्मा के बारे में क्या सिखाता है। ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए
हमें उस प्रश्न से शुरू करना होगा जो सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को मंत्रमुग्ध करता रहा है। ब्रह्मांड क्यों है? यह प्रश्न केवल भौतिकी का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड 13.48 अरब साल पहले बिग बैंग में जन्मा, लेकिन यह क्यों हुआ और यह किस नियम से चलता है, यह अभी भी एक रहस्य है। गुरुत्वाकर्षण इस रहस्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत ने हमें दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष काल की ज्यामिति है, एक ऐसी वक्रीता जो द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन यह वक्रीता केवल एक भौतिक प्रभाव नहीं है, यह ब्रह्मांड की संरचना और गति को परिभाषित करती है। अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश की गति से सीमित है, जैसा कि आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है, तो यह ब्रह्मांड की कहानी को धीरे धीरे लिखता है। लेकिन क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा, शायद क्वांटम स्तर पर, इस कहानी को तुरंत रचता हो? इस सवाल को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की प्रकृति पर एक और नजर डालनी होगी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड न केवल द्रव्यमान और ऊर्जा से बना है, बल्कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमयी संस्थाओं से भी। डार्क मैटर, जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से गैलेक्सियों को एक साथ रखता है, और डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है, दोनों ही गुरुत्वाकर्षण के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़े हैं। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल प्रकाश की गति से फैलता है, तो ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के साथ कैसे संवाद करता है? कुछ सैद्धांतिक भौतिकीविदों ने सुझाव दिया है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई गैर स्थानीय पहलू हो सकता है जो क्वांटम उलझन या स्ट्रिंग सिद्धांत के अतिरिक्त आयामों के माध्यम से कार्य करता है। अगर यह सत्य है तो क्या गुरुत्वाकर्षण वह कुंजी है जो ब्रह्मांड की प्रकृति को खोलती है? आइए इस विचार को एक सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल चित्र है जिसके हर रंग और हर रेखा एक कॉस्मिक कहानी का हिस्सा है। गुरुत्वाकर्षण इस चित्र का ब्रश है जो हर स्ट्रोक के साथ सृष्टि को आकार देता है। लेकिन क्या हो अगर इस ब्रश के कुछ स्ट्रोक, शायद क्वांटम स्तर पर, चित्र के हर कोने को तुरंत छू लेते हों? होलोग्राफिक सिद्धांत, जैसा कि हमने पहले देखा, यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड की सारी जानकारी एक दो आयामी सतह पर संग्रहित हो सकती है। अगर गुरुत्वाकर्षण इस सतह पर कार्य करता है, तो क्या यह संभव है कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में तुरंत फैल जाए, बिना समय और अंतरिक्ष की देरी के? यह विचार हमें उस सवाल की ओर ले जाता है, क्या गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की आत्मा का हिस्सा है जो हर कण को एक गहरी एकता में जोड़ता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें एक और वैज्ञानिक खोज की ओर जाना होगा। 2010 के दशक में वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षी लेंसिंग और गैलेक्सी समूहों के अवलोकनों के माध्यम से कि डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कुछ मामलों में अपेक्षा से अधिक मजबूत है। ये अवलोकन सुझाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का व्यवहार शायद केवल सामान्य सापेक्षता के नियमों तक सीमित नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने परिकल्पना की है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा अतिरिक्त आयामों में लीक हो सकता है, जैसा कि स्ट्रिंग सिद्धांत में सुझाया गया है। अगर यह सत्य है, तो क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इन आयामों के माध्यम से तुरंत फैलता हो, जिससे ब्रह्मांड की संरचना में ऐसी विशेषताएं बनती हों जो अन्यथा असंभव होती? इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की प्रकृति पर एक और दार्शनिक प्रश्न उठाना होगा। क्या ब्रह्मांड केवल एक भौतिक संरचना है या यह एक गहरे सत्य का प्रतीक है? कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने सुझाया है कि ब्रह्मांड एक सिमुलेशन हो सकता है, एक ऐसी डिजिटल रचना जो किसी उच्चतर बुद्धि द्वारा बनाई गई हो। अगर यह सत्य है, तो गुरुत्वाकर्षण इस सिमुलेशन का एक कोड हो सकता है जो हर कण और हर घटना को नियंत्रित करता है। और अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा इस कोड में गैर स्थानीय है, तो क्या यह संभव है कि यह सिमुलेशन के हर हिस्से को तुरंत प्रभावित करता हो? यह विचार हमें उस सवाल की ओर ले जाता है, क्या गुरुत्वाकर्षण वह धागा है जो ब्रह्मांड की वास्तविकता को परिभाषित करता है? इस सवाल को और समझने के लिए हमें क्वांटम भौतिकी की एक और पहेली की ओर जाना होगा, क्वांटम उलझन। क्वांटम उलझन हमें बताती है कि दो कण चाहे कितनी भी दूर हों, एक दूसरे के साथ तुरंत संवाद कर सकते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम रूप, जैसे ग्रेविटॉन, इस उलझन का हिस्सा है, तो क्या यह संभव है कि यह ब्रह्मांड की एकता को तुरंत बनाए रखे? यह विचार हमें समक्ष सिद्धांत की ओर ले जाता है, जहां ब्रह्मांड के सभी बल और कण एक एकीकृत ढांचे का हिस्सा हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण इस ढांचे का सबसे बुनियादी हिस्सा है,
तो क्या यह संभव है कि यह समय और अंतरिक्ष से परे ब्रह्मांड की प्रकृति को परिभाषित करता हो? आए इस विचार को एक और सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल पुस्तक है जिसके हर पन्ने पर एक कहानी लिखी है। गुरुत्वाकर्षण इस पुस्तक का लेखक है जो हर शब्द और हर वाक्य को आकार देता है। लेकिन क्या हो अगर इस पुस्तक के कुछ पन्ने एक दूसरे से तुरंत जुड़े हों, जैसे कि कोई जादुई स्याही हर पन्ने को एक साथ बांधे रखती हो? अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा इस जादुई स्याही की तरह है, तो क्या यह संभव है कि यह ब्रह्मांड की पूरी कहानी को तुरंत रचता हो? यह विचार हमें एक दार्शनिक प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या ब्रह्मांड की प्रकृति केवल एक भौतिक वास्तविकता नहीं, बल्कि एक गहरी एकता है जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से व्यक्त होती है? इस सवाल का जवाब हमें एक और गहरे विचार की ओर ले जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की प्रकृति को परिभाषित करता है, तो क्या इसका मतलब है कि हम, हमारे ग्रह और दूर की गैलेक्सियां सभी एक ही कॉस्मिक सत्य का हिस्सा हैं? और अगर गुरुत्वाकर्षण समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघ सकता है, तो क्या यह संभव है कि यह सत्य अनंत काल तक कायम रहे? यह सवाल हमें अगले खंड की ओर ले जाएगा, जहां हम गुरुत्वाकर्षण और वास्तविकता के बीच के संबंध को और गहराई से जांच करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या गुरुत्वाकर्षण हमें यह बता सकता है कि हमारी वास्तविकता वास्तव में क्या है। जब हम अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं, पेड़ों की हल्की हवा में हिलती पत्तियां, आकाश में तैरते बादल और रात में चमकते तारे, हम एक ऐसी वास्तविकता में सांस लेते हैं जो हमें ठोस और परिचित लगती है। लेकिन क्या यह वास्तविकता वही है जो हम सोचते हैं? क्या यह केवल एक पर्दा है जो किसी गहरे सत्य को छिपा रहा है? और इस पर्दे के पीछे गुरुत्वाकर्षण की क्या भूमिका है? क्या वह शक्ति जो अंतरिक्ष काल को आकार देती है और ब्रह्मांड को एकता में बांधे रखती है, हमें यह बता सकती है कि हमारी वास्तविकता वास्तव में क्या है? और क्या इस सत्य में वह सवाल छिपा है जो हमें इस यात्रा पर लाया? क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तव में प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है? आइए इस वास्तविकता के पर्दे को हटाने की कोशिश करें और देखें कि गुरुत्वाकर्षण हमें उस सत्य की ओर कैसे ले जाता है जो शायद समय और अंतरिक्ष से परे है। वास्तविकता की प्रकृति को समझना मानवता के सबसे पुराने और गहरे सवालों में से एक है। प्राचीन दार्शनिकों ने इसे माया कहा, एक भ्रम जो हमारे इंद्रियों को बांधे रखता है। आधुनिक विज्ञान ने इस सवाल को एक नया रूप दिया, ये पूछते हुए कि क्या हमारा ब्रह्मांड एक भौतिक वास्तविकता है या शायद एक सिमुलेशन, एक होलोग्राम या एक गहरे स्तर पर परस्पर जुड़ी हुई जानकारी का प्रक्षेपण। गुरुत्वाकर्षण इस सवाल का केंद्र बिंदु है, क्योंकि यह वह शक्ति है जो हमारे अनुभव की नींव रखती है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष काल की ज्यामिति है और यह ज्यामिति प्रकाश की गति से बदलती है। लेकिन अगर हमारी वास्तविकता केवल एक प्रक्षेपण है, जैसा कि होलोग्राफिक सिद्धांत सुझाता है, तो क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा इस प्रक्षेपण के बाहर कार्य करता है, समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघकर? इस सवाल को समझने के लिए हमें होलोग्राफिक सिद्धांत पर और गहराई से विचार करना होगा। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा 3 आयामी ब्रह्मांड एक 2 आयामी सतह पर लिखी गई जानकारी का प्रक्षेपण हो सकता है, जैसे कि कोई होलोग्राम। इस सतह पर, जो शायद ब्रह्मांड की सीमा पर मौजूद है, हर कण, हर तारा और हर घटना की जानकारी संग्रहित है। गुरुत्वाकर्षण इस सतह पर उत्पन्न हो सकता है और हमारे 3 आयामी संसार में तुरंत प्रकट हो सकता है। अगर यह सत्य है, तो क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश की गति से बंधा नहीं है, क्योंकि यह उस 2 आयामी सतह पर कार्य करता है जहां समय और अंतरिक्ष की सीमाएं लागू नहीं होती? यह विचार हमें उस सवाल की ओर ले जाता है, क्या गुरुत्वाकर्षण वह कुंजी है जो वास्तविकता के पर्दे को हटाती है? आइए इस विचार को एक सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल थिएटर है और हमारी वास्तविकता उस मंच पर खेला जा रहा एक नाटक है। गुरुत्वाकर्षण इस नाटक का निर्देशक है जो हर दृश्य को आकार देता है। लेकिन क्या हो अगर यह मंच केवल एक पर्दा हो और असली कहानी उस पर्दे के पीछे लिखी जा रही हो? होलोग्राफिक सिद्धांत हमें बताता है कि यह पर्दा एक 2 आयामी सतह हो सकती है जहां हर घटना और हर कण की जानकारी पहले से लिखी हुई है। अगर गुरुत्वाकर्षण इस सतह पर कार्य करता है, तो क्या यह संभव है कि उसका प्रभाव पूरे मंच पर तुरंत प्रकट हो, बिना समय और अंतरिक्ष की देरी के? यह विचार हमें क्वांटम भौतिकी की एक और पहेली की ओर ले जाता है, क्वांटम उलझन। क्वांटम उलझन हमें बताती है कि 2 कण चाहे कितनी भी दूर हों,
एक दूसरे के साथ तुरंत सन्नाट कर सकते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम रूप, जैसे कि ग्रेविटॉन, इस उलझन का हिस्सा है, तो क्या यह संभव है कि यह वास्तविकता की नींव को तुरंत प्रभावित करता हो? यह विचार हमें स्ट्रिंग सिद्धांत की ओर वापस ले जाता है, जहां ब्रह्मांड के सभी कण और बल छोटे छोटे तारों के कंपन हैं। स्ट्रिंग सिद्धांत सुझाता है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अतिरिक्त आयामों में लीक हो सकता है, जो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। अगर गुरुत्वाकर्षण इन आयामों के माध्यम से यात्रा करता है, तो क्या यह संभव है कि उसका प्रभाव प्रकाश की गति से परे हो, क्योंकि यह हमारे 4 आयामी अंतरिक्ष काल तक सीमित नहीं है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें एक और वैज्ञानिक खोज की ओर जाना होगा। 2010 के दशक में वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षी तरंगों के अवलोकनों को और गहराई से अध्ययन किया, विशेष रूप से लीगो और विर्गो जैसे उपकरणों के माध्यम से। इन तरंगों ने पुष्टि की कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश की गति से यात्रा करता है, लेकिन कुछ सैद्धांतिक मॉडलों में यह प्रस्तावित किया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा शायद क्वांटम स्तर पर गैर स्थानीय हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होलोग्राफिक सतह पर उत्पन्न होता है, तो यह पूरे ब्रह्मांड में तुरंत फैल सकता है। यह विचार हमें उस सवाल की ओर ले जाता है, क्या हमारी वास्तविकता केवल एक भौतिक संरचना है, या यह एक गहरे स्तर पर परस्पर जुड़ी हुई जानकारी का प्रक्षेपण है? इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें एक और दार्शनिक प्रश्न पर विचार करना होगा। क्या हमारी वास्तविकता एक सिमुलेशन है? कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने सुझाव दिया है कि हमारा ब्रह्मांड एक डिजिटल रचना हो सकता है, जो किसी उच्चतर बुद्धि द्वारा बनाई गई हो। अगर यह सत्य है, तो गुरुत्वाकर्षण इस सिमुलेशन का एक कोड हो सकता है, जो हर कण और हर घटना को नियंत्रित करता है। और अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा इस कोड में गैर स्थानीय है, तो क्या यह संभव है कि यह सिमुलेशन के हर हिस्से को तुरंत प्रभावित करता हो? यह विचार हमें उस सवाल की ओर वापस लाता है, क्या गुरुत्वाकर्षण वह धागा है जो वास्तविकता की प्रकृति को परिभाषित करता है? आइए इस विचार को एक और सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल सपना है और हम सभी इस सपने के पात्र हैं। गुरुत्वाकर्षण इस सपने का रचयिता है, जो हर दृश्य को आकार देता है। लेकिन क्या हो अगर इस सपने का कुछ हिस्सा, शायद क्वांटम स्तर पर, तुरंत पूरे सपने को प्रभावित करता हो? अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम रूप इस सपने का हिस्सा है, तो क्या यह संभव है कि यह वास्तविकता की सीमाओं को लांघकर हमें उस सत्य तक ले जाए जो सपने के बाहर है? यह विचार हमें एक गहरे दार्शनिक प्रश्न की ओर ले जाता है, क्या हमारी वास्तविकता केवल एक पर्दा है और गुरुत्वाकर्षण वह कुंजी है जो इस पर्दे को हटाती है? इस सवाल का जवाब हमें एक और गहरे विचार की ओर ले जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण वास्तविकता की प्रकृति को परिभाषित करता है, तो क्या इसका मतलब है कि हम, हमारे ग्रह और दूर की गैलेक्सियां सभी एक ही कॉस्मिक सत्य का हिस्सा हैं? और अगर गुरुत्वाकर्षण समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघ सकता है, तो क्या यह संभव है कि यह सत्य अनंत काल तक कायम रहे? यह सवाल हमें अगले और अंतिम खंड की ओर ले जाएगा, जहां हम इस यात्रा का समापन करेंगे और एक दार्शनिक निष्कर्ष की ओर देखेंगे, जो हमें ब्रह्मांड, गुरुत्वाकर्षण और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। जब हम इस यात्रा के अंत पर खड़े हैं, रात के आकाश की ओर देखते हुए, हम एक ऐसी सृष्टि को निहारते हैं जो हमें अपनी विशालता और रहस्यों से मंत्रमुग्ध कर देती है। यह ब्रह्मांड, जो तारों की चमक, गैलेक्सियों के नृत्य और समय के प्रवाह से बना है, हमें बार बार एक सवाल पूछता है, हम कौन हैं और हमारा स्थान इस अनंत कहानी में क्या है? और इस कहानी के केंद्र में है गुरुत्वाकर्षण, वह अदृश्य शक्ति जो न केवल तारों को बांधे रखती है, बल्कि हमारे विचारों को भी उस सत्य की ओर खींचती है जो समय और अंतरिक्ष से परे है। क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तव में प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है? यह सवाल, जो हमें इस लंबी खोज पर लाया, अब एक गहरे दार्शनिक चिंतन में बदल गया है। आइए इस यात्रा का समापन करें और गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में सोचें, उस सत्य की खोज में जो शायद हमेशा हमारे साथ था। हमारी यात्रा की शुरुआत एक साधारण सवाल से हुई थी, लेकिन यह सवाल हमें बिग बैंग के पहले क्षणों, ब्लैक होल्स की रहस्यमयी गहराइयों, क्वांटम भौतिकी की विचित्र दुनिया और ब्रह्मांड की एकता की ओर ले गया। हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण, जैसा कि आइंस्टीन ने बताया, अंतरिक्ष काल की वक्रीता है और यह वक्रीता प्रकाश की गति से बदलती है। लाइगो जैसे अवलोकनों ने पुष्टि की
कि गुरुत्वाकर्षी तरंगें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, लेकिन हमने यह भी देखा कि कुछ सैद्धांतिक विचार जैसे स्ट्रिंग सिद्धांत, होलोग्राफिक सिद्धांत और क्वांटम उलझन ये सुझाव देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे हो सकता है। क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण अपने क्वांटम रूप में ब्रह्मांड की एकता को तुरंत प्रभावित करता हो, जैसे कि कोई कॉस्मिक धुन जो हर कण में गूंजती हो? इस सवाल को समझने के लिए हमें उस विचार पर वापस लौटना होगा जो हमारी यात्रा के हर पड़ाव पर सामने आया। ब्रह्मांड एक संपूर्ण है। बिग बैंग के पहले क्षण से लेकर आज के कॉस्मिक वेब तक हर घटना, हर कण और हर तारा एक गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण इस एकता का सबसे स्पष्ट प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो दूरी को मिटा देती है, जो पृथ्वी को सूर्य से और सूर्य को गैलेक्सी से जोड़ती है। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा समय और अंतरिक्ष से परे है, तो क्या इसका मतलब है कि यह एकता केवल भौतिक नहीं बल्कि दार्शनिक भी है? क्या हमारा ब्रह्मांड एक ऐसी सिम्फनी है जिसमें हर नोट, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना हो, एक ही धुन का हिस्सा है? आइए इस विचार को एक सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल समुद्र है और हम सभी इस समुद्र की लहरें हैं। गुरुत्वाकर्षण इस समुद्र का हृदय है जो हर लहर को एक साथ बांधे रखता है। अगर यह हृदय प्रकाश की गति से धड़कता है तो लहरें धीरे धीरे फैलती हैं। लेकिन क्या हो अगर इस हृदय की कुछ धड़कनें, शायद क्वांटम स्तर पर, पूरे समुद्र को तुरंत छू लेती हों? होलोग्राफिक सिद्धांत हमें बताता है कि ब्रह्मांड की सारी जानकारी एक सतह पर लिखी हो सकती है और गुरुत्वाकर्षण इस सतह पर कार्य करता हो। अगर यह सत्य है तो क्या गुरुत्वाकर्षण वह धागा है जो हर लहर को एक साथ जोड़ता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो? इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें उस सवाल पर विचार करना होगा जो विज्ञान और दर्शन को एक करता है। हमारी वास्तविकता क्या है? अगर हमारा ब्रह्मांड एक होलोग्राम है या शायद एक सिमुलेशन, तो गुरुत्वाकर्षण इस वास्तविकता का कोड हो सकता है। और अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई हिस्सा गैर स्थानीय है, तो क्या यह संभव है कि यह कोड पूरे ब्रह्मांड को तुरंत प्रभावित करता हो? यह विचार हमें उस सवाल की ओर वापस लाता है जो हमारी यात्रा की शुरुआत में था। क्या गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता है? शायद इसका जवाब इतना सरल नहीं है। शायद गुरुत्वाकर्षण न तो तेज है न धीमा, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे है, जो ब्रह्मांड की एकता को परिभाषित करती है। इस सवाल का जवाब हमें एक और गहरे चिंतन की ओर ले जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की एकता का प्रतीक है, तो क्या इसका मतलब है कि हम, हमारे ग्रह और दूर की गैलेक्सियां सभी एक ही सत्य का हिस्सा हैं? क्या हमारा अस्तित्व केवल एक संयोग नहीं बल्कि उस कॉस्मिक सिम्फनी का एक नोट है जो बिग बैंग के पहले क्षण से गूंज रहा है? और अगर गुरुत्वाकर्षण इस सिम्फनी का संचालक है, तो क्या यह संभव है कि यह हमें उस सत्य तक ले जाए जो हमारे अपने होने का अर्थ देता है? यह विचार हमें उस दार्शनिक निष्कर्ष की ओर ले जाता है जो हमारी यात्रा का समापन करता है। ब्रह्मांड केवल एक भौतिक संरचना नहीं है बल्कि एक गहरी कहानी है, और गुरुत्वाकर्षण उस कहानी का लेखक है। जब हम इस यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण ने हमें न केवल विज्ञान की गहराइयों में ले जाया बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के सवालों की ओर भी। हमने न्यूटन के सेब से शुरू किया जो पृथ्वी की ओर गिरा, और आइंस्टीन के अंतरिक्ष काल तक पहुंचे जो गुरुत्वाकर्षण की वक्रीता में नाचता है। हमने ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी में झांका जहां समय और अंतरिक्ष टूट जाते हैं, और क्वांटम भौतिकी की विचित्र दुनिया में प्रवेश किया जहां उलझन समय की सीमाओं को मिटा देती है। हमने स्ट्रिंग सिद्धांत के अतिरिक्त आयामों और होलोग्राफिक सिद्धांत की दो आयामी सतह की खोज की और डार्क एनर्जी के साथ गुरुत्वाकर्षण के युद्ध को देखा। लेकिन इन सब के बीच एक सत्य बार बार उभरता रहा। गुरुत्वाकर्षण वह धागा है जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखता है। आइए इस विचार को एक अंतिम सादृश्य से समझें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल कविता है जिसके हर शब्द में एक तारा, एक गैलेक्सी या एक जीवन की कहानी है। गुरुत्वाकर्षण इस कविता का कवि है जो हर शब्द को एक गहरे अर्थ में जोड़ता है। अगर यह कवि समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे है, तो क्या यह संभव है कि यह कविता अनंत काल तक गूंजती रहे? और अगर हम इस कविता का हिस्सा हैं, तो क्या हमारा जीवन भी उस अनंतता का हिस्सा है? यह विचार हमें उस सवाल की ओर ले जाता है जो शायद कभी पूरी तरह से हल नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण क्या है और यह हमें कहां ले जा रहा है?
इस यात्रा का अंत एक जवाब नहीं बल्कि एक नया सवाल है। क्या गुरुत्वाकर्षण केवल एक शक्ति है या यह उस सत्य का संदेश वाहक है जो ब्रह्मांड की आत्मा में बसता है? जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हम तारों को नहीं बल्कि उस सत्य की झलक देखते हैं जो हमें अपने से बड़ा बनाता है। गुरुत्वाकर्षण हमें खींचता है न केवल पृथ्वी की ओर बल्कि उस अनंत की ओर जो हमारा घर है। और शायद इस खींच में हम अपने सवालों का जवाब नहीं बल्कि अपने होने का अर्थ पाते हैं। यह ब्रह्मांड, यह गुरुत्वाकर्षण और यह हमारा जीवन सब कुछ एक ही सत्य की गूंज है जो अनंत काल तक गहराती रहेगी।